बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट सदकर। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो ग्रुप्स जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, शेर अफजल मरवत और दूसरी जानब अगर बात की जाए बैरिस्टर गौहर, आज वो आमने सामने आए हैं। बैरिस्टर गौहर ने जिस तरह से आज रोका शेर अफजल मरवत साहब को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, तो शेर अफजल मरवत ने उस रोकने के बावजूद, चेयरमैन पीटीआई थे बैरिस्टर गौहर, तो उनके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि बानी चेयरमैन का ये हुक्मनामा है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। जबकि बैरिस्टर गौहर ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर मीडिया टॉक की और कहा कि हमारा मुकम्मल एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फाजिसा पर। तो बात करेंगे, असद खल साहब हमारे साथ कॉल लाइन पे मौजूद हैं। खल साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दो धड़े खुलकर सामने आ गए। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को लेकर बैरिस्टर गौर का बयान है कि हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। क्या लगता है कौन सा धड़ा इस वक्त बानी चेयरमैन से मुखलिस है? क्या शेर अफजल मरवत का कहना कि अदम एतमाद का इजहार बल्ती पर तेल छिड़कने के बराबर नहीं साबित हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये धड़े जो है ये पहले से मौजूद है और आपने देखा अक्सर ही जब चेयरमैन पीटीआई के वाले से अपना ओहदा छोड़ने की बात हुई तो उस वक्त भी ये जो है तजादार सामने आए थे। उसके बाद जो है पीटीआई के ऑफिशियल जो हैंडल है वहां से ट्वीट जो होते थे और शेर अफजल मरवत जो है उसके खिलाफ भी सामने आया। अब मामला ये है कि दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि जो बैरिस्टर गौहर है उनको चेयरमैन पीटीआई किसने नामजद किया है? जारी बात है वो चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई नामजद की है और वो सीनियर मोस्ट इस वक्त उनके यानी जो पीटीआई की जो लीड कर रहे हैं उसको। अब दूसरी जानब जो शेर अफजल मरवत जो है उनका ये कहना कि मेरी जो है बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई है और उनकी मुलाकात की रोशनी में जो उनका बयानिया है मैं उस हवाले से वो बयानिया देने आया हूँ और मैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्योंकि जब बैरिस्टर गौहर अली ने बात की कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी जस्टिस काजी फाइज साहब पर एतमाद है, तो उन्होंने कहा जी मुझे एतमाद हमें जो है नहीं है। चेयरमैन जो बानी चेयरमैन पीटीआई है उनका ये कहना है कि आप जाके ये कहें कि हमें उन पर एतमाद नहीं है। अब ये मामला जो है ये पहले भी कि आप देखें कि जब चेयरमैन पीटीआई की तकर्री का मामला था तो उस वक्त भी शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर जो है उनके जो है मुख्तलिफ बयानात जो है सामने आए और मुख्तलिफ ट्वीट्स जो है वो भी सामने आए। लेकिन बाद में जाके फिर अली जफर और इस तरह और जो लोग हैं उन्होंने जाके मामले को खल साहब, कहीं क्लैरिफाई करने लगता की नहीं है कोशिश की। आपको कि बैरिस्टर गौहर पीपल्स पार्टी से आए हैं? शायद इस वजह से शेर अफजल मरवत और दीगर जो तरीके इंसाफ के कायदीन है, शेर अफजल मरवत भी को आम पोजीशन नहीं है, सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। अगर इस वजह से नाला तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी से आए बंदे को चेयरमैन बना दिया और वर्कर्स जो है पीछे छोड़ दिया? देखिए, ये तो अब जिसको भी बानी चेयरमैन पीटीआई ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन सबसे ज्यादा उनका वफादार है और यकीनी तौर पर अगर उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बनाया बैरिस्टर गौहर को तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उनके बाएतमाद साथी हैं। और पनामा केस के अंदर जब नईम बुखारी उनके वकील थे तो उस वक्त भी बैरिस्टर गौहर जो है उस लीगल टीम का हिस्सा थे और बड़ा प्रोएक्टिव उसको केस को उन्होंने परसू किया। तो मामला ये है कि ये जो चीज है बिलाकर इस मामले के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि ये जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने शायद एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है कि पीटीआई और चीफ जस्टिस के हवाले से जो एक सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाए जाते हैं या जिस तरह से फील हो रहा है या कुछ लोग जो है उनका ये कहना है या चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, तो मे भी उस चीज को उन्होंने एक अच्छे जेस्चर के तौर पर एज ए चेयरमैन पीटीआई के ताकि चीफ जस्टिस के हवाले से जो ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं उससे अपने पीटीआई को एज ए पार्टी डिसऑन करने की कोशिश की है ताकि असर जो है ये जाहिर हो सके कि इस सारे ट्रेंड्स के पीछे पीटीआई का जो है कोई हाथ नहीं है। लेकिन दूसरी जानब जो शेर अफजल मरवत जो है उनका आपको पता है एक जाराना एक स्टाइल है और उनका एक उस हवाले से नुक्ता नजर भी है और ये बात भी बड़ी अहम है कि दोनों का तल्लक ही खैबर पख्तूनख्वा से है और उसमें अब पार्टी की जो बेसिकली जो है उसका ओहदा जो है चेयरमैन क्या उस पर कब्जा करने के लिए एक जंग हो सकती है
या क्या अज़ाइम हो सकते हैं, लेकिन कल साहब ये तो अब तरीके आने इंसाफ वाला वक्त के ही बताएगा। रहनुमाओं से मेरी बात हुई आज भी। काफी देर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं से बात हुई, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि आप हमारा नाम ना शो कीजिएगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि बैरिस्टर गौहर उस्मान बुज़दार जो है दूसरे उस्मान बुज़दार हैं। तो अभी तक जो क्रेडिबल शख्सियात है तरीके इंसाफ की, वो बैरिस्टर गौहर से कोई खुश नजर नहीं आती हैं। देखिए, दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि जो कारकुन होता है या जो वर्कर होता है ना, वो तो अग्रेसिव पॉलिसी और बयानी का हामी होता है हमेशा। लेकिन जो लीडरशिप होती है वो सारी चीजें उसने देखनी होती हैं कि जाहिर बात है अल्टीमेटली आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। और अगर आप सारे इदारों से टकराव की पॉलिसी पर ही अमल करेंगे तो उसका फिर नुकसान भी आपको हो सकता है, खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब इस पाकिस्तान के अंदर हमने दो चीजें देखी है, ये भी हमने इसका दूसरा भी एंगल एक देखा है। जब मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मजामत मफामत के लिए, यानी मफामत के लिए मजामत, तो कहीं ये शेर अफजल मरवर साहब की जो मजामत मफामत के लिए हो रही है या मफामत जो है वो मफामत के लिए हो रही है। अब दो ये बेसिकली डिफरेंट जो है ये बयानिए हैं। तो अब देखते हैं इसका जो आउटकम क्या होता है या फाइनल जो सूरत क्या शक्ल इख्तियार करती है। नहीं तो एक और सूरत हाल भी इख्तियार कर चुकी है ना खैल साहब। जब तक तरीके इंसाफ शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो अल्टीमेटम जो है उनका तरीके इंसाफ का जो इस तरह का कोई वाजे नहीं है, और बल्ले की जगह कोई ऑल्टरनेट निशान भी वो नहीं हासिल कर सकते। साथ ही लतीफ़ खोसा का बयान भी है और बैरिस्टर गौहर ने भी वाजे कर दिया कि बानी चेयरमैन ने कहा कि कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़े, अंडर 19 के साथ खेलना पड़े, इलेक्शन का किसी सूरत बाइकआउट नहीं किया जाएगा। अब क्या सिचुएशन है, कोई वाज़ेह निशान नहीं होगा तो क्या तरीके इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ उतरेगी, क्या समझते हैं? देखिए, तहरीके इंसाफ जो है वो उन्होंने हर हल्के से 5-5, 10-10, 6-6, 8-8 लोग जो है उनके कागज जमा कराए हैं। कुछ वो लोग हैं जो कि कुछ थोड़े बहुत बच गए थे, कुछ साबिक एमपीए या एमएनए जो है टिकट होल्डर या उनके साबिक एमएनए एमपीए जो थे, एक तो उनके कागज जमा करवाए थे, लेकिन साथ ही कवरिंग के तौर पर उनकी जो है एहलिया किसी ने कराया, किसी ने अपनी बेटी की कराया, किसी ने अपने भाई की कराया, और इस तरीके से साथ साथ 4-4, 5-5 मुख्तलिफ वहां से जो ILF के जो वकला हैं या जो PTI के जो प्रो यानी उनके हैं जो वकला वहां से, या बार के जो कुछ अहदेदार हैं जो जिलों के मुतलका या वहाँ की जो बार्स है, तो उनके कागजात भी जमा कराने का मकसद यही है कि अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं जो PTI के जो मेन जो कैंडिडेट है, तो उसके बाद जो आगे जाके बैकअप प्लान के तौर पर 5-5, 6-6, 7-7 जो है कैंडिडेट मौजूद है, ताकि मैदान जो है वो खाली ना छोड़ा जाए। तो ये तो उनकी एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि उनको पहले से पता चल रहा था और हालात वाकयात भी इस चीज की जो है निशानदेही कर रहे थे कि इनके साथ ये मामला हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तौर पर ये सारी पॉलिसी अपनाई, और आपने देखा कि सबसे ज्यादा इसलिए किसी भी जमात से ज्यादा सबसे ज्यादा अगर कागजात जमा हुए हैं बावजूद छीना झपटी के भी, तो वो PTI के वो इसी स्ट्रेटजी की वजह से, इसी सिलसिले की कड़ी है जिस वजह से सबसे ज्यादा कागजात उन्होंने जमा करवाए। जमा हो चुके हैं। ठीक है खल साहब, इलेक्शन 2024 आ ही गया और उसके लिए ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया गया। खल साहब, जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाता है, मैंने तो नहीं देखा कि इस पर किसी सूरत कोई अमल दरामद हमने होता देखा हो। आप समझते हैं कि जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया जाता है उस पर कोई अमल दरामद भी होता है? देखिए, ज़ाब्ता इखलाक मेरा ख्याल कागज का जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि कैंडिडेट जो है ना कभी उन्होंने पढ़ा भी हो। वो एक खबर चलती है कि ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया, और ज़ाब्ता इखलाक के अंदर क्या क्या वो नकात होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो उम्मीदवार तो उनके जो कारकुन या साथी हैं या वो तो चीजें कर ही रहे होते हैं वायलेशन, लेकिन उम्मीदवार भी उसके ऊपर जो है अमल पैरा नहीं होते। जिस तरीके से बताया गया है कि होता है कि आप एक अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में तमाम इलेक्शन के एक्सपेंडिचर जो है वो उसके जरिए खर्च आप करेंगे, तो वो जितना खर्चा MNA या MPA का बताया गया उससे कई 100 गुना ज्यादा खर्चा होता है। तो एक तो ये वायलेशन हो जाती है। फिर जिस तरह वो साइज बताया गया होता है कि इतने से ज्यादा होर्डिंग नहीं होगा, स्टीमर का साइज ये होगा, बैनर का साइज ये होगा, और ये चीजें होंगी, तो वो बहुत सारी मेरा ख्याल है मोर देन 90% उसकी वायलेशन हो रही होती है। तो अब कोई चीज अगर कोई लाइमलाइट में बहुत ज्यादा आ जाए तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आ जाता है, और अगर कोई लाइमलाइट पे ना आए, मीडिया में कोई चीज हेडलाइन ना बने, तो फिर वो चीजें जो है वो उसी तरीके से चलती रहती हैं। वायलेशन जो है वो पूरे इलेक्शन के अंदर जो इंतखाबी मुहिम के दौरान पोलिंग डे तक वो सिलसिला जारी रहता है। सही है, लेकिन खल साहब, बैरिस्टर गौहर का जो बयान है वो भी एक मुख्तलिफ राय कायम कर रहा है।
इलेक्शन कमीशन का उन्होंने पहले जिक्र किया। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन में रुकावट दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान वाज़े तौर पर कह चुकी है। काजी फाजिसा ने बाकायदा ये जिक्र कर दिया कि 8 फरवरी से इलेक्शन किसी सूरत हम आगे लेकर नहीं जाएंगे। इसके बाद आर्मी चीफ साहब जो पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इलेक्शन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इलेक्शन हर सूरत में करवाए जाएंगे। क्या लगता है कि सारी सूरत में इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, ना होने वाली तो अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इलेक्शन जो है वो आगे चले जाए, क्योंकि उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा उनको कुछ इन इलेक्शन के अंदर, तो उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा, तो इसलिए वो बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जो जमातें हैं वो तो, और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो नून लीग भी फिलहाल तो यही समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी यही है। और ये हालात जिस तरीके से यानी ये एक तरफा मैच खेला जा रहा है, तो उनको भी लग रहा है कि ये बेस्ट उनके लिए मौका, अपॉर्चुनिटी का है, तो इसको हासिल कर लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, अभी देखें ना, अभी तक जितने भी प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक चीजें आगे बढ़ रही हैं, कोई रुकावट हर्डल जो है पैदा नहीं हुई जिसके बाद हम कह सकें कि ऐसी कुछ सूरत पैदा हो सकती है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं। ठीक है, वहां पे इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान सारे अंडरटेकिंग दे चुके हैं, तमाम इदारे अंडरटेकिंग दे चुके हैं। तो अब इसके बाद इलेक्शन को मौखर करना, ताखीर का शिकार करना, कोई जवाब रह नहीं जाता। बाकी खान साहब, तरीके इंसाफ की अगर बात कर ले, बानी चेयरमैन जो है उन्होंने द इकोनॉमिस्ट के लिए अपना ख़त लिखा, और ख़त जो है गैर मुल्की मीडिया की नज़र हुआ है। मौजूदा सिचुएशन में जहाँ पर मुल्क पाकिस्तान का मौसम ठंडा और सियासत का मौसम गर्म है, तो बानी चेयरमैन का ये ख़त किस तरह का किरदार अदा करेगा? बल्कि तेल का काम करेगा या फिर ठंडी हवा का झोंका साबित हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें होती हैं, आप खत लिखते हैं और खत पब्लिक होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, इस तरह कोई भी आप जितना मर्जी ये सूरत हाल कर लें, आप गैर मुल्की मीडिया का दबाव डाल लें, आप मुस्लिम जो हुकूमतें हैं उनको बीच में इन्वॉल्व कर लें, ये पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं, कोई खुलकर इसमें उनकी हेल्प नहीं कर सकता इन हालात के अंदर। जिस तरीके से एक विक्टिमाइजेशन का एक सिलसिला जारी है, मैं नहीं समझता कि उस खत के बाद कोई उनको रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा, या कोई बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगी हुकूमत की पॉलिसी के अंदर पीटीए के हवाले से जो चल रही है। तो बहरहाल ये कि प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज होता है, और उसके अंदर एक विक्टिम कार्ड होता है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक इन्वॉल्व करना और उनको उनकी तवज्जो दिलाने का मकसद ये होता है कि एक पार्टी के बारे में जो अपने आप को एक समझती है कि इस तरह से चीजों को प्रोमिनेंट करके वो पार्टी की जो इम्पोर्टेंस होती है, जो कि इन हालात की वजह से अगर उसको नताइज तब्दील होते हैं, तो वो थोड़ा सा रियलाइज करवाना होता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, अगर कल को मैंडेट में वो चीजें नहीं उस तरीके से मिलती, तो वो एक पहले से इस तरह की एक प्रियम्प्ट किया जाता है, या उसको प्रियम्प्टिव जो है के तौर पर, स्ट्रेटजी के तौर पर बताया जाता है, कि ताकि पहले से पता हो कि जो जमात आएगी इलेक्शन में, या जो एक प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर ये वजह है, और इस वजह से इस पार्टी को जो मैदान से बाहर करने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वरना पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर जमात ये है। तो ये बेसिकली इस तरह के खतूत का मकसद ये होता है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको, बरादरी को, कौम आलम को ये रियलाइज करना या बावर करवाना कि ये पाकिस्तान की जो पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन ये विक्टिमाइजेशन का शिकार है, अदरवाइज जो है ये गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में थी। सर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी, उनके पास अब खेलने को कोई बड़ा कार्ड वाज़े तौर पर नज़र नहीं आता, लेकिन अगर इलेक्शन के करीब कहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर लेती है, या फिर बैकडोर राब्ते उसको हमवार कर लेती है, तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रास्ता बचेगा कि ऑन द टाइम कप्तान तो पहले यू टर्न लेने के लिए मशहूर है, तो कोई ऐसा यू टर्न ले कि सारी गेम पलट जाए? ऐसा हो सकता है कुछ? लेकिन पीपल्स पार्टी से अगर इलाहाद करती है, या सीट एडजस्टमेंट करती है, या अलायंस करती है पीटीआई, तो फिर एक तो पहली बात यह है कि पीटीआई का बयानिया किधर जाएगा, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उससे पीटीआई को फायदा क्या होगा, हासिल क्या होगा? शायद क्या उसकी कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, क्या कोई पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी? पार्टी के साथ अलायंस करके शायद इस मुश्किल भंवर से निकल सके। लेकिन पीपल्स पार्टी तो खुद मुश्किल में फंसी हुई है, वो खुद लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, तो वो पीटीआई को क्या भंवर से निकालेगी? वो तो उनके साथ अपने वो जो है मुतालबात कर रहे हैं कि नून लीग लाडला है नवाज शरीफ,
और हमारे साथ जो विक्टिमाइजेशन का सलूक किया जा रहा है और हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वो तो खुद मुतालबे खान कर साहब रहे एक हैं, वो तो कहावत खुद भी है ना, मुदासरा फरीक में शामिल है। एक कहावत भी है कि 1-1 और 2-11, जब अलायंस हो जाएगा मजबूत तो हो जाएंगे दोनों। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत की फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तो शायद एक दूसरे को ये सपोर्ट करने में तो फायदेमंद साबित हो सके, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को पीपल्स पार्टी पोजीशन में है कि वो रेस्क्यू कर सके, क्योंकि वो इस हद तक नहीं है इस सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर कि वो पीटीआई के खिलाफ जो प्रोसेस चल रहा है, ये कार्रवाइयां हो रही हैं, तो इसमें से इस भंवर से उसको निकालने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। हाँ, कल को हुकूमत अगर दोनों इकट्ठे मिलकर बना लेते हैं तो फिर जारी बात है वो चीजें डिफरेंट है। आज पीपल्स पार्टी ने नून लीग के घर में जाती अमरा में जाकर जलसा किया है, गैदरिंग इकट्ठी कर ली है। तो पीपल्स पार्टी भी तो मुतर्रिक है, तो अगर तरीके इंसाफ अगर हाथ पकड़ा देती है तो फिर तो चीज़ें बदल जाएंगी। पंजाब में तो ऑलरेडी डेरे डाल चुके हैं और बिलावल ने बड़ा बयान दे दिया। बिलावल ने कह दिया है कि किसी का कोई है मुकाबला करने का तो आए लाहौर में मुकाबला करे, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, चैलेंज कर दिया। देखिए, ये चैलेंज का तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर से अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि पता चल ही जाना है कि क्या सूरत में नजर आती है। लेकिन बहरहाल जहां तक मामला है कि उन्होंने अगर जाती उम्रा कर लिया है तो नून लीग वाले जाके बिलावल उसमें जाके बंदे इकट्ठे करके जलसा कर लेंगे। जलसे से वोट तो नहीं पड़ते ना, जलसों से सीटें तो नहीं हासिल की जाती। जलसों में बंदे इकट्ठे करने का मकसद ये हरकत नहीं होता कि अगर 4 बंदे आप इकट्ठे कर ले तो उसका मतलब ये है कि उस शहर से आप सीटें निकाल सकते हैं। तो बहरहाल वो दिल्ली दूरस्थ वाली बात है कि पीपल्स पार्टी का लाहौर में या पंजाब में रूल करने का अभी तक तो ख्वाब जो है वो एक ख्वाब की ही सूरत में नजर आता है, वो हकीकत के करीब जो है तो अभी तक उस हवाले से कुछ चीजें हमें नजर नहीं आ रही। आप कल सब सादा अल्फाज में ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना टाइम जाया कर रही है। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। देखिए, सिंध में उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, वो सिंध में अपनी हुकूमत बचाने के लिए बात के वो एक्टिव हो वहां पे, क्योंकि उनको अपने घर में भी घात लगी हुई है। बहुत सारे पार्टी जो है वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के खिलाफ जो है साफ आ रहा है और आपस के अंदर जो इत्तेहाद बन रहे हैं और अलायंसेस बन रहे हैं, उनका मकसद यही है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने से रोकना। तो पहले तो वो अपने घर में हाउसिंग ऑर्डर कर ले, वो तो फिर उसके बाद अगले जो है खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब को जो है फतह करने की बात सोचे। फिलहाल वहां पे फोकस रखें, क्योंकि उनको इंटीरियर सिंध के अंदर और कराची में खास तौर पर उनको जिस तरीके से आप देखें, लियारी में पीपल्स पार्टी की जो हमेशा सीट सवर की जाती थी और उसमें आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी पीटीआई की काम जो कारकुन ने शिकस्त दी। उससे पहले हालांकि भुट्टो, बेनजीर और जरदारी उसी हल्के से मुसलसल जो है उम्मीदवार जो है मुंतखब होते रहे। तो ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। तो वो बजाय ये कि अपना जो है होम ग्राउंड छोड़ के वो इधर उधर जाके भाग रहे हैं। पहले भी पंजाब में उन्होंने डेरे डाल के देख लिए, लेकिन उसका कोई आउटकम निकला कुछ नहीं है। तो लिहाजा इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको अगर वो समझते हैं कि सिंध में हुकूमत बनाना उनके लिए जारी बात है, नागजीर भी है उनके लिए सर्वाइवल के लिए, क्योंकि एक अगर सूबे में उनकी हुकूमत बन जाती है तो फिर अगले इलेक्शन के लिए खराजात वगैरह और बहुत सारे मामला उनके सीधे हो सकते हैं। सिचुएशन में तो इसलिए आपके तजिए ने बाकायदा पीपल्स पार्टी को ख़त्म करके रख दिया है। आप कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी को चैलेंजेस हैं, पंजाब में टाइम ज़ाया कर रही है, टीपीके में नज़र नहीं आती, बलूचिस्तान में जाना फजूल है, तो पीपल्स पार्टी तो फिर आप कह रहे हैं आपके तजिए के मुताबिक आने वाले इलेक्शन में तो मंजर आम पर ही नहीं है। नहीं, मंजर आम पर होगी सिंध में, वो तो जारी बात है दूसरों की ख्वाहिशात है ना कि सिंध में हुकूमत ना बना पाए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो तो पूरा जोर लगा रही है और वो तो कोशिश अतल मकान करेगी और मे भी वो कामयाब भी हो जाए। जिस तरह के मेयर के इलेक्शन में वो कामयाब हुई, तो अगर वही जो उस तरीके से अरबे या कंडे इस्तेमाल करने में वो कामयाब हो गई, तो अगर अकलियत में के बावजूद वो अक्सरियत पर गालिब आ सकते हैं मेयर की सीट पर, तो इसी तरीके से वो सिंध की वजारत आला भी ले सकते हैं, इसी अगर स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करते हैं। तो खान साहब अगर वैसे एक खदशा कह लें या एक आप कह लें कि ऑफ द रिकॉर्ड बात कह लें, ऑफ द पॉइंट बात कह लें, जिस तरह से बात चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की, अगर पीपल्स पार्टी अगर इलाइज कर ली तो फिर तो जिस तरह तहरीक इंसाफ के हालात हैं पीपल्स पार्टी भी वो फेस करेगी, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के होते हुए तो मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त जो पीटीआई को अपनी पार्टी के साथ मिलाकर या उनको रेस्क्यू करने के लिए
वो उनके साथ मिलकर अपने आप को भी खतरे से दूचार करें। हाँ, जहाँ तक मामला बिलावल भुट्टो जरदारी का है, वो ये चीज जो है स्टेप ले सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा बयानिया भी जा रहा है और वो पीटीआई से काफी हद तक चीजें उनकी कुछ सिमिलरिटी पाई जाती हैं। लेकिन जरदारी साहब जो है उनका बिल्कुल बयानिया जो है वो मुफाहमत वाला बयानिया है और वो नहीं बहस करना चाहेंगे किसी सूरत भी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को पीटीआई को रेस्क्यू करने के चक्कर में अपने आप को भी खतरे में दुचार खतरे से नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो बात जो है ये वो कहते हैं ना कि इसको ये हो नहीं सकती, इसको ये यानी इलाज नहीं प्रोसेस कर जो है सकते। ये अल्टीमेटली जो है कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। हम्म, ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो ये पाएगा प्रोसेस मुकम्मल पीटीआई नहीं होगा। ठीक है या खान साहब, जो पीपल्स पार्टी के। हाँ। ठीक है, ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के साथ जो इलाहा की बात चल रही है, ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। वापस आते हैं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक और इसी सिचुएशन पर, इसी मामलात पे करंट अफेयर में बात होगी। और भी बहुत सारी खबरें हमारे पास इस वक्त लेवल पर आप देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबाजी मुसलसल सामने आ रही है। और भी बहुत सारी खबरें, लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। जिस तरह से बात जारी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी ये बयानिया मुश्तरका है या फिर शेर अफजल मरवत का ज़ाती बयानिया है, इस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी वाज़ेह नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पर एक और ख़बर है, मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के माबैन सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा तय पा गया है। असद खल साहब, मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा तय पा गया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुस्लिम लीग नून अपना वोट उनका बहुत थोड़ा है, तो इस सीट एडजस्टमेंट से कोई फ़ायदा हासिल कर पाएगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो पहले दिन से ये खबरें आ रही थी और ये अंदाजे और क्यासराइयाँ हो रही थी और इस वाले से प्रेडिक्शन भी हो रही थी कि अल्टीमेटली जो है आईपीपी जो है वो नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करेगी और बहुत सारी वजारतें तरदीदें भी आई आईपीपी की जानब से कि वो नून लीग की भी पार्टी नहीं बनेंगे, वो इंडिपेंडेंट ही अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। लेकिन उससे पहले अलायंस की जब बात हुई, फिर दोनों तरफ से कमेटियां बनी, कमेटियां बैठी और फिर उन्होंने आपस में गिव एंड टेक किया। तो जो मामला ये है कि सारी चीजें इत्तेहाद भी हो जाए, सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए, लेकिन मसला ये है कि आईपीपी के जो कैंडिडेट हैं वो बेसिकली मेजोरिटी वही है जो कि पीटीआई के वोट बैंक की वजह से वो मेंबर कौमी या सूबाई असम्बली बने। अब जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी और पीटीआई वाले उनको अपनी पार्टी का गद्दार समझते हैं और उन्होंने वो जो मुनरफ हुए, तो उसके बाद पीटीआई का वोट बैंक तो उनको किसी सूरत भी उन आईपीपी वाले लोगों को कभी भी पीटीआई वाला जो वोटर है वो वोट नहीं डालेगा। जहां तक मामला है नून लीग का, तो नून लीग के जिन कैंडिडेट जिन हलकों के अंदर इग्नोर करके नून लीग के कैंडिडेट्स को उनको वहां पे मुनरब अरकान को किया जाएगा खड़ा या उनको नून लीग के या ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया जाएगा, तो वहां पे ये होगा कि जो नून लीग का वोट होगा जो कि क्यादत की वजह से या जो कि बहुत ज्यादा अपना समझेगा कि हमारा कैंडिडेट चला जो भी है टिकट हमारा होल्डर जो भी है इसको विनर होना चाहिए, तो वो तो मे भी उनको नून लीग का वोट इस तरह का दे दे। लेकिन जो धड़े जो उस वक्त हल्के के जो साबिक रुकन सूबाई या कौमी असम्बली जो है उसके साथ जो वाबस्ता कई दहाइयों से चल रहे थे और नून लीग का वो जो धड़े और वोट बैंक था वो आजाद सीयत में खड़ा होने वाला कैंडिडेट ले लेगा और वोट डिवाइड जब होगा तो इसका फायदा जो है वो उल्टा पीटीआई को होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आईपीपी और नून लीग की जो सीट एडजस्टमेंट है इसका फायदा जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो पीटीआई होगी और सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो नून लीग को होगा, क्योंकि नून लीग के ज्यादा तादाद में एक तो उनके अपने उम्मीदवार कम हो जाएंगे और दूसरा ये है कि जिन सीटों पर वो एडजस्टमेंट करेंगे उसमें भी मेजोरिटी सीटों से वो हाथ धो बैठेंगे। तो इस तरह दोनों सूरतों में यानी ओवरऑल उनका जो नंबर है वो भी कम हो जाएगा और जहां पे सीट एडजस्टमेंट की थी वहां पे भी सीटें उनकी जीतना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इस हवाले से सबसे ज्यादा जो लूजर होगी वो नून लीग होगी और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो पीटीआई होगी और दूसरे नंबर पे बेनिफिशियरी जो है वो आईपीपी होगी। नून लीग में सबसे ज्यादा इसको खिसारा होगा इस अगर अलायंस जो है इसको ये आगे चलता है फर्दर। आप समझते हैं कि इस अलायंस से तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा सकती है, तो एक अलग बात होगी।
पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से बात की, हम पहले भी बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी की स्ट्रेटजी और आसिफ अली जरदारी की स्ट्रेटजी पर, पीपल्स पार्टी ने एक टारगेट सेट किया है कौमी असम्बली के लिए 50 और केपी से 12 सीटें निकालने का। क्या ये टारगेट मुकम्मल कर पाएगी पीपल्स पार्टी? देखिए, पूरा टारगेट तो शायद मुकम्मल ना कर पाए, लेकिन कुछ एरियाज के अंदर जो है वहां पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है मौजूद है पीपल्स पार्टी का। जैसा कुछ एरियाज है गिलगित बल्तिस्तान के और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस एरिया है जहाँ पे, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पे आसपा भुट्टो जो है उसको भी कहा था कि वहां से शायद इलेक्शन लड़े, तो उस वहां से पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें हासिल करती रही है। अभी आप देखा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के अंदर भी पीपल्स पार्टी की जो है ना काफी अच्छी मेजोरिटी जो है नजर आई। तो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि वो 12 सीटें नहीं तो कम से कम उसमें जो है कुछ ना कुछ वो जरूर लेंगे, शेयर जरूर अपना लेंगे। ये ठीक है, शेयर ले सकती है। खान साहब, यहाँ पे एक और डिस्कशन हमारे पास मौजूद है। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करने जा रही है बल्ले के निशान के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के क्या समझते हैं, ऐसी कोई रास्ता हमवार नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ला हासिल कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो बैरिस्टर गौहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शायद वो यही बावर कराने की कोशिश कर रहे थे, या एक मैसेज था उनकी जानब से एज ए पार्टी के तौर पर कि जनाब हम आपसे कोई आपके खिलाफ नहीं होंगे, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, तो हमें भी जो है रिलीफ दिया जाए। तो मेरा ख्याल है एक तरला मिनट प्रोग्राम किया है उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था। और दूसरी तरफ शेर अफजल जो है उन्होंने पहले से ही एक अपना रिकॉर्ड करा दिया था कि अगर कल को फैसला आए तो वो फिर ये कह सकें कि जनाब हमने तो पहले कह दिया था, अदम इत्माद कर दिया था। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है, गुड कॉप और बैड कॉप के तौर पर। यानी कैसे हो सकता है कि यानी जो चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई हैं वो अपने चेयरमैन को जो है वो ना बताएं और सीनियर वाइस चेयरमैन को कहें कि आप जाके ये मेरा बयानिया डिलीवर करें, जाके ये बताएं। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल? तो ये सिर्फ अवाम क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें हो सकती हैं कि दोनों तरफ विकेट के खेला जाए, ताकि जो भी स्ट्रेटजी अगर हमें रिलीफ मिल गया तो वो जो गौर वाली बात जो है वो ठीक हो गई, और अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर बैरिस्टर जो है शेर अफजल जो मरवत वाला मामला है उस चीज को फिर हम एक्सप्लॉइट करेंगे कि देखें नहीं हमने पहले कह दिया था और ये वही हुआ जो हमारे खदशात थे तो वो दुरुस्त साबित हुआ। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत का झगड़ा है या चपकलेश हमें नजर आ रही है, ये किसी स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमांड है, कंट्रोल है या जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ है बानी चेयरमैन पीटीआई। बाकी सारे जो भी है वो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो अपनी मर्जी से ना बयान दे सकते हैं, ना किसी को टिकट दे सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इवन की ट्वीट तक वो अपनी मर्जी से नहीं कर दे सकते। और अगर कोई करेगा तो फिर उसका वो खमियाजा भी भुगतेगा, जिस तरह पहले माजी में चीजें होती रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो इन चीजों का, इन बयानात का या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या इख्तिलाफात का या इख्तिलाफी बयानात या ट्वीट्स का या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई जो है वो बेसिकली जितना भी उसका वोटर सपोर्टर फॉलोअर है वो बैरिस्टर गौहर को नहीं जानता, ना शेर अफजल को जानता है, वो तो जानता है बानी चेयरमैन पीटीआई को। वो तो उसके वोट और उसके पीछे सपोर्ट में वो आएगा। वो जिसको नॉमिनेट करेंगे, जिसको अपना कैंडिडेट कहेंगे, उसी को पीटीआई का वोटर जो है वो वोट देगा। वो बैरिस्टर गौहर के कहने पे या शेर अफजल मरवत के कहने पे उसने किसी कैंडिडेट को वोट देने या ना देने का फैसला नहीं करना। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि वो उसमें वन मैन शो वाला है। बाकी पार्टियों में खैर यही सूरत हाल है खास तौर पर, लेकिन पीटीआई के अंदर जो है बहुत ज्यादा ये सूरत हाल है। ये तो बात आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर ना शेर अफजल मरवत को जानता है ना बैरिस्टर गौहर को जानता है, वो जानता है तो बानी चेयरमैन पीटीआई को जानता है। लतीफ़ खोसा का एक बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन के बाद सबसे सीनियर बंदा जमात में मैं हूँ तो मैं कमान संभालूंगा। अभी तक वो बानी चेयरमैन हयात है, जेल में है, पार्टी चल रही है। इस तरह के बयानात क्या समझते हैं? क्या पीपल्स पार्टी हाईजैक तो नहीं करने जा रही तहरीक इंसाफ को? नहीं, हाईजैक कैसे हो सकती है? वो अगर ऐसे कोई सूरत हाल नजर आई तो बानी चेयरमैन पीटीआई बंदा बदल देंगे, कोई और बंदे किसी को बना देंगे। ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। तो मैं नहीं समझता कि हाईजैक। दूसरी बात यह है कि खोसा साहब के अपने अज़ाइम या ख्वाहिशात तो
किसी को ख्वाब देखने से तो कोई नहीं रोक सकता जब पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखिए कभी भी आपको बानी चेयरमैन पीटीआई की शायद स्ट्रेटजी का पता नहीं है, वो हमेशा ऐसे कमजोर किसी बंदे जो है उसको ही हमेशा वो बड़ा ओहदा देते हैं। जिस तरह पंजाब में उन्होंने उस्मान बुज़दार को बनाया, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान को बनाया, और जो खटक ने पहली दफा आपको थोड़ा जरा मसल दिखाने की कोशिश की थी या की होगी यकीनी तौर पर, तो इसलिए उन्होंने साइडलाइन करके दोबारा उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया। हालांकि उन्हीं की वजह पहली दफा तहरीक जो है से बारक्स बिल्कुल के पीके में कभी किसी हुकूमत रिपीट नहीं किया, तो खटक साहब की परफॉर्मेंस ही वो वजह थी, इस वजह से ना सिर्फ वो रिपीट हुई बल्कि 2 से ज्यादा अक्सरियत से वापस आई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की। तो बहरहाल अब हमेशा इसका मतलब ये है कि वो कमजोर घोड़ा जो है या कमजोर आदमी जो है किसी को वो बड़ा ओहदा देते हैं ताकि वो एक डमी के तौर पर उनके इशारों पे चल सके। कभी भी वो किसी एक्टिव या अब खोसा साहब एक गांग पॉलिटिशियन है, एक बड़े सीनियर वकील है, तो कभी भी वो अपनी पार्टी की कमान और बागडोर जो है उनके हाथ में नहीं देंगे। वो उनकी ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है, लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो खान साहब वो तो फिर बात ठीक हो गई ना कि बानी चेयरमैन पीटीआई अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, जिस तरह से उनके बात करते होते हैं सीनियर रहनुमा जो छोड़ गए उनको। देखिए मामला ये है कि जो अभी भी उन्होंने चेयरमैन बनाया पीटीआई का, उसकी मजबूरी थी कि अगर उनको चेयरमैन ना बनाते तो पार्टी सिंबल की बजाय पार्टी इंतखाबी मैदान से भी आउट हो सकती थी, इसका खदशा भी मौजूद था। तो इस वजह से उन्होंने ये कड़वा घूंट पिया, खुशी से उन्होंने ये फैसला नहीं किया ब्रिजेश गौर को चेयरमैन पीटीआई बनाने का। तो इसलिए क्योंकि वो उनके एक लीगल टीम के तौर पर भी काम कर रहे थे काफी अरसे से पनामा केस से लेकर, तो उनको पता है कि इनके पॉलिटिकल को इतने ज्यादा अजाइम नहीं है, एक वकील भी है और उनका बेसिकली ब्रेड एंड बटर तो वकालत है। तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि उनको बना दिया जाए ताकि जो भी फिर वो कहें वो उसी तरीके से चले, ना कि वो खुद से पार्टी की कमान संभालने की या पार्टी को टेक ओवर करने के ख्वाब देखना शुरू कर दे। तो लाजा ऐसा बंदा जो कोई अगर कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या पुराना उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसको कभी भी वो पार्टी की बागडोर नहीं देगी। अगर देनी होती जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन मतलबी इंसान है, मतलब लेते हैं, धक्का लगाते हैं, फेंक देते हैं, वकीलों को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वक्त आएगा वकीलों को भी फेंक देंगे। परवेज खटक इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये जो रिसेंट पास की मिसालें हैं वो मौजूद है इस हवाले से कि जो जितने भी उनके लोग करीबी थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वो इंकशाफात कर चुके हैं, क्योंकि हम बात कहेंगे तो शायद वो बात उतनी ऑथेंटिक ना हो, लेकिन जो उनके साथ रहे, जिनको उन्होंने वजीर बनाया, जिनको मरकजी क़यादत के अंदर उन्होंने शामिल किया और कई साल से उनके साथ चल रहे थे, और जब से पीटीआई की इब्तिदा से लेकर, तो वो जो बातें अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होगी और कोई ना कोई लॉजिक तो उसकी जरूर है। और यही वजह है कि आज वो अगर अलहदा बैठे हुए हैं तो इसकी एक ये वजह मौजूद है। देखे ना फैसल वाडा साहब उस वक्त जब वो उन्होंने बयान देने शुरू किए तो उसको उन्हें आउट कर दिया अपनी पार्टी से, हालांकि वही उनके बड़े करीबी साथियों में उनका शुमार होता था, उनको डिफेंड करते थे टॉक शोज आगे जिस तरह आपको पता ही है, और मुखालफिन को किस तरह वो उनके लते लेते थे। लेकिन मामला ये है कि फिर जब उन्होंने बात कुछ करनी सही करने की बात की कोशिश की तो उनकी उन्होंने बात नहीं सुनी। नहीं, बुखारी साहब भी बता चुके हैं कि जब उनको मशवरा दिया गया था कि इन लोगों से आप बच के रहें, तो वो फिर अब मामला ये है कि ये जो चीजें हैं वो जो परवेज खटक साहब बात कर रहे हैं, अब जारी बात है उनकी, चूंकि वो दूसरी जगह पे बैठे हैं तो इसलिए शायद लोग उनकी बात पर वो ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन खटक साहब एक शरीफ आदमी है और खटक साहब जो है वो एक वजहदार है और बहुत सारी चीजों के वो राजदान भी हैं, लेकिन वो उस तरह की चीजों को नहीं मैं समझता कि उनकी अपनी एक वजहदारी है, और उन्होंने जो हद तक जो चीजें हैं, जो पॉलिटिकली मामला थोड़ी बहुत चीजें हैं, उसको ही उन्होंने हमेशा हाईलाइट किया, उससे आगे उन्होंने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। इस चीज का तो मैं भी गवाह हूँ। बानी चेयरमैन जो है खुशामद पसंद करते हैं, तारीफ करने वाले को बड़े करीब कर लेते हैं, कोई खट्टी बात कर दे, कोई कड़वी बात कर ले तो उसे दूर बिठा देते हैं। देखिए आपने भी उधर कवरेज भी की और वहां रहे भी और आप साथ शामिल होते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आपने एक बात जो कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पार्टी के फायदे की थी और आपका उसमें कोई जाती फायदा नहीं था, और आपने हाईलाइट की बजाय इस पे अप्रिशिएट करने के आपको भी दूर कर दिया कि सिर्फ यही आपने कहा कि जनाब टिकटों के अंदर पैसों के लेन देन हो रहा है, बजाय बुला के आपको पूछते कि जनाब आप बताएं
क्योंकि ये पार्टी की बदनामी हो रही है, तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, बल्कि आपको फिर वहां पे एंट्री बैन कर दी गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या जो मुलाकातें हैं उसके अंदर फिर आपको जो है वो ममनुआ शजर ममनुआ करार दे दिया गया कि आप जो है वहां पे अब एंट्री आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ये चीज जो की है, बिल्कुल। तो इससे खान साहब नाराज हो गए। तो ये चीज तो उनके बारे में आप खुद इस चीज के विक्टिम भी हैं और विटनेस भी हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हमने इसको एक्सपोज किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर लीडरान जो टिकटें फ़रोख्त कर रहे हैं, कोई घोड़े लेकर टिकटें दे रहा है, किसने फॉर्च्यूनर ली है, किसने कहाँ से ली है, सब चीज़ें सामने रखी। तो बजाय कि उसको इंडोर्स करने के, उसको सामने लाने के स्कैंडल को, मेरा दाखिला बंद कर दिया गया ज़मान पार्क से और बैन कर दिया गया और वॉइस न्यूज़ का कहा गया कि जो कोई नुमाइंदा कवरेज के लिए आए उसे बाहर ठहराया जाए। तो फिर हालात खुद ठीक हुए तो चीज़ें सामने आई, तो फिर दोबारा एंट्री बहाल की गई। मकसद ये है कि बानी चेयरमैन शुरू से सिर्फ तारीफ पसंद करते हैं, खुशामद पसंद करते हैं, जो उनके फ़ायदे के लिए है उनको रिजेक्ट करते हैं। खल साहब एक बात होता है, ये जो कुछ हुआ उनके दरमियान 9 मई के बाद, ये चीज़ तो वाजे इस क्या समझते हैं कि ये चीज़ उनका वाजे हो चुकी है कि जो लोग मैं कड़वे समझता था वो ठीक निकले, जो खुशामद थे वो भाग गए, शायद ये उन तक वाजे हो चुका है, क्या समझते हैं? देखिए मामला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हर दौर के अंदर जो है ना, वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और वो अपना मतलब निकालते हैं, मुफाद लेते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस चीज का बार बार गवाही दे रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद हर आने वाला जो है उनको मौका देता है और वो घुस जाते हैं, अगली सफों में बैठ जाते हैं। और बावजूद इसके उनको पता भी होता है कि ये बंदा पहले भी 2-3 लोगों के साथ हाथ कर चुका है। तो अब ये वो लोग इस तरह के चरब जुबान और बड़े होते हैं कि उनको अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से रास्ता अपना बना लेते हैं। तो इन्हीं के साथ पार्टी के साथ भी यही हुआ और उस वक्त जो इनके लायलिस्ट थे या उससे पहले जो पार्टी के साथ आ रहे थे उनको पीछे कर दिया गया और इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट जो है उनकी जो बड़ी मेजोरिटी जो है या बड़ी तादाद है, उन्होंने इनको हिसार में ले लिया और फिर उसका नतीजा भी आपने देखा कि वही जिस तरीके से आए वो उसी तरीके से झटका भी नहीं सहे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसों का तांता बन गया। तो फिर जब ऐसे फैसले आप करेंगे कि जो आपके नजरियाती और पुराने कारकुन जो लाइलिस्ट है उनको छोड़कर ऐसे अपॉर्चुनिस्ट को अगर मौका देंगे जो पैराशूटर होंगे, तो फिर जाते भी ऐसे ही हैं जैसे वो आते हैं हवाओं के रुख देखकर और तिनके की तरह बहते हैं फिर वो जिस तरह आते हैं। खान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हेडलाइंस की जीनत है, लाइव कवरेज भी कर रहे हैं, उनकी समात की जो ताहयात नहली केस को वो देख रहे हैं। अब उनके हवाले से सोशल मीडिया ट्रेंड शुरू हो चुका है। खालिद लांगू साहब ने कादी फाजिसा को जहनी मरीज करार दे दिया और इसी तरह से ट्रोलिंग का आगाज शुरू हो चुका है। फैसला अभी आया नहीं है, फैसला पहले सुना दिया गया है कि वो कहते हैं जी ताहयात नहली केस उठ जाएगा, जो कि उनके बरक्स वो कहते हैं, उनका ख्याल ये है कि ये इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। खालिद लांगू के बयान को और चीफ जस्टिस के इस इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए जाहिर बात है वो चीफ जस्टिस है, एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं और उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट तो अवॉइड ही करना चाहिए। जहां तक मामला है फैसला तो नजर आ रहा है कि फैसला यही आएगा कि तायात नायली वाला मामला जो है वो उनके अपने रिमार्क से ये चीजें जो हम अक्सर कर सकते हैं उससे ये लगता है कि वो तायात नायली वाला मामला जो है वो खत्म हो जाएगा और नवाज शरीफ साहब पार्टिसिपेट कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जब कह दिया कि जो लोग गद्दारी करते हैं, गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं, उनके लिए 5 साल सजा, सॉरी झूठ बोलने के लिए जो है वो और इस तरह की 5 साल सजा और सॉरी गद्दारी के लिए उनका 5 साल और जो झूठ बोलने के लिए तायात, तो बेसिकली उनके लिए झूठ बोलना या इस तरह के इकदाम जो है वो बहुत बड़ा सीरियस जुर्म नहीं है जिसके लिए किसी को तायात नायल किया जाए। तो इनके रिमार्क से ही अगर आप अखज़ करें तो उससे ये लगता है। जहां तक मामला है चीफ जस्टिस के हवाले से, तो 2 ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से ट्रेंड मुख्तलिफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट के हवाले से भी ट्रेंड चल रहे हैं। तो लिहाजा देखें ना, मुख्तलिफ जगहों पे जो इंसाफ के पैमाने हैं या म्यार है वो डिफरेंट है और उस हवाले से ट्रेंड भी डिफरेंट है। तो ये चीजें जो है ये भी आप देखें कि अब ये सूरत हाल आ गई है कि अदलिया के जो इस तरह के अहम मुद्दों पर लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में ट्रेंड अगर चल रहे हैं तो किसी के बारे में पॉजिटिव और किसी के बारे में नेगेटिव, तो ये क्या ऐसी वजह है कि ये इस हद तक मामला पहुंच गया और नौबत आई है? वरना इंसाफ के ईवानों से या इस तरह के बड़े ओहदों के हवाले से उनके ऊपर अगर
इस तरह की चीजें होंगी तो फिर ये भी एक सवालिया निशान है ठीक है उस खान माशरे साहब, के लिए, हमारे उस पास निज़ाम के लिए, उस एक क्रिमिनल जस्टिस ब्रेकिंग सिस्टम न्यूज़ के भी आई है, पहले हम उसको ज़रा नाज़रीन तक पहुंचा लें। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में बानी पीटीआई के खिलाफ पटियाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। बानी पीटीआई फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान शदीद गुस्से में आ गए। ज़राए का ये दावा है बानी पीटीआई दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को संगीन धमकियां दी हैं। ज़राए ने यह दावा किया है मैं तुम सब की शक्लें पहचानता हूं और तुम्हारे नाम भी मालूम है। बानी पीटीआई की जानिब से यह धमकी दी गई है इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। बानी पीटीआई की मेंबरान इलेक्शन कमीशन को धमकी मेज जो है अल्फाज कहे गए हैं। ज़राए का ये दावा है और उनका कहना है इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। तुम जिसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेंगे। बानी पीटीआई की धमकी। ज़राए मेंबरान इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई की धमकी पर हैरान रह गए हैं। बानी पीटीआई ने जो है धमकी दी है। खालसा, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है बानी पीटीआई धमकी दे रहे हैं आर्टिकल 6 लगाने की, ये क्या मामला है? देखिए मामला ये है कि जाहिर बात है इससे पहले उनका वाकया जो है वो सामने लाइमलाइट पे आ चुका है, जिसमें जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से उन्होंने बयान दिया और उसके बाद तो माफियां तलाफियां भी होती रही और अभी तक सिलसिला वो चल रहा है। लेकिन मामला ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से तो इन्हें इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है, ठीक है ये आयद भी की गई है और अगर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है, इसमें सजा सुनाई जाती है तो उसकी वजह से जारी बात है नाअहली भी हो सकती है, इलेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसला जो है सस्टेन कर पाएगा, बावजूद इसके कि उनका एक जो सीनियर उहदेदार उनके ही बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ये मनसूब करके ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो फर्द जुर्म लग के या अगर कुछ सजा होती है तो कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये बहाल रहेगा। मुझे लगता है कि ये फैसला जो है अगर वो करते हैं ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला वो कालम करार दे दिया जाएगा। ठीक है खालसा, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से खालसा बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है ये इस वक्त हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी गई। उनका कहना है इक़्तिदार में आऊँगा तुम सबको देख लूँगा, आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तुम जिसके कहने पर ये कर रहे हो वो भी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बानी चेयरमैन पीटीआई जेल में है लेकिन वो अभी भी धमकियां दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इक़्तिदार में आकर तुम सबको देख लूँगा, तुम सबके नाम जानता हूँ, तुम सबकी शक्लें पहचानता हूँ। इक़्तिदार में आने के बाद बात की जाएगी तो बाद की बात है कि इक़्तिदार में आते हैं तो किस तरह से फेस करेंगे इस चीज़ को। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को हमने आप तक पहुँचाया। हमारे साथ रहिएगा। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।